बे पहुंचना। भोला के भरोसे बहुत रह लिया, अब उस कलमुही को तो मैं ही जाकर ढूंढूंगा। ये बोलते हुए नंदराय ने अपनी अटैची बंद की और बंबई जाने के लिए सीधे स्टेशन के लिए निकलने लगा। बाहर बैठी अम्मा उसके हाव भाव देखकर परेशान थीं। उन्होंने उसे यूं हड़बड़ी में निकलते देखा तो बोली, अब ये तेरी सवारी कहाँ को निकल रही है? नंदराय गुस्से में बोला, भोला के बस की ना है उसको ढूंढना अम्मा। मैं खुद ही उस लाली की बच्ची को ढूंढने बंबई जा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है वो नरेन के पीछे ही गई है। ये सुनते ही अम्मा ने भी द्वार तक उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, वो कल मुही मिल जाए तो उसे वहीं पर पहले 4 थप्पड़ लगाना, फिर चोटी पकड़कर घसीटते हुए गांव लेकर आना। हमने रानी बनाकर रखा यहाँ, उसे ये इज्जत हजम नहीं हुई तो कौड़ी का बाप उसका और बेटी के नखरे आसमान छू रहे हैं। मेरे बेटे की जिंदगी तो खराब कर ही दी और अब मेरे पोते के पीछे पड़ी है। अम्मा की आवाज में दुनिया भर की नफरत उतर आई थी। उनकी बातों ने नंदराय के गुस्से की आग में घी का काम किया। तू चिंता मत कर अम्मा, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि याद रखेगी साली। मन ही मन लाली को गालियां देता वो स्टेशन के लिए निकल गया। अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लाली का उसे ऐसे छोड़कर भाग जाना उसकी मर्दानगी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया था। लोकलाज की वजह से नंदराय अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठा था कि कहीं बात ज्यादा न फैल जाए, लेकिन ये तो उसे भी पता था कि जिस दिन लाली उसे नजर आ गई वो उसका बहुत बुरा हर्ष करेगा। नंदराय के दिल में सैकड़ों सवाल भी थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या वाकई लाली और नरेन के बीच कोई ऐसा रिश्ता है? वहीं बंबई में नरेन के ओझल होने के बाद लाली को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने नरेन की झलक देखी वो सब सच था या सिर्फ उसका वहम। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद जब लाली को आते जाते लोगों की चुपती हुई नजरें महसूस हुई तब उसे ध्यान आया कि वो कहां बैठी है। तभी जैसे उसके दिमाग ने कहा, क्या पता नरेन यहां से निकलकर वापस हॉस्टल की तरफ गया हो। मुझे फिर से उसी जगह जाकर उसे ढूंढना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है अगर एक बार नरेन मिल गया तो मेरी सारी चिंताएं ही खत्म हो जाएंगी। ये ख्याल आते ही वो ऑटो में बैठकर वापस नरेन के हॉस्टल के लिए निकल गई। न जाने लाली के मन को ये कैसी लगन लगी थी कि बस किसी भी तरह चाहे एक बार को ही सही वो नरेन से मिल लेना चाहती थी। अब ये भगवान को ही पता था कि अपनी इस ख्वाहिश की उसे क्या कीमत चुकानी थी। वहां आकर लाली काफी देर हॉस्टल के आसपास घूमती रही, लेकिन नरेन का पता न चलना था न चला। थकी हारी सी लाली एक बार फिर हॉस्टल के बाहर वाली सड़क पर उसी पागल माई के पास आ पहुंची। उसने एकदम से लाली के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बेचैनी से पूछा, तू आ गई? सोहन मिला क्या तुझे? माई की हालत देखकर लाली को उस ऑटो ड्राइवर की बात याद आई जो उसने माई की पिछली जिंदगी के बारे में बताई थी। लाली की आंखें भीगने को थीं। उसने यूं ही इनकार में गर्दन हिला दी। माई ने उसका चेहरा छोड़कर कुछ गुस्से में कहा, मना किया था ना तुझे, मत ढूंढ सोहन को, वो अब नहीं मिलेगा। लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन तू घबराना मत, मैं हूं ना, मैं एक दिन सोहन को ढूंढ निकालूंगी। हाँ। फिर वो वहीं फुटपाथ के कोने में रखे अपने थैले के पास जाती हुई बोली, थक गई होगी तू, ले ये सेब खा ले। पगली माई ने एक गंदे से थैले में रखा एक सेब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लाली को एक हिचकिचाहट सी होने लगी थी। अभी वो सोच ही रही थी कि माई को मना कैसे करे। माई खुद ही बोल पड़ी, तुझे नहीं खाना? कोई बात नहीं, मैं ही खा लेती हूँ।
कहकर वो जल्दी जल्दी दांत से काटकर वो सेब खाने लगी। अंधेरा हो आया था। लाली के पास आज भी सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने पिछली रात की तरह ये रात भी यही पगली माई के पास ही बिताने की सोची। उधर पगली माई आधा अधूरा सेब खाकर लेट चुकी थी और सोहन का नाम ले लेकर कुछ कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। लेकिन लाली ने जैसे ही पिछली रात की तरह माई के बगल में लेटना चाहा तो पगली माई अचानक एक झटके में उठ बैठी और गुस्से से बोली, मेरे मना करने के बाद भी तू सोहन को ढूंढ रही थी ना? मैं नहीं सुलाऊंगी अब तुझे अपने पास। जा, तू उधर जाकर सो। कहते हुए पगली माई ने उसे थोड़ी ही दूर पर दिख रहे एक पेड़ की तरफ इशारा किया। लाली को उधर जाकर सोने में डर तो लग रहा था, मगर उसने ये सोचकर बहस नहीं की कि क्या पता फिर ये माई वहां भी सोने के लिए मना न कर दे। वो चुपचाप वहां से उठकर उस पेड़ के पास जाकर लेट गई जहां पगली माई ने इशारा किया था। हालांकि खुले आसमान में सोने की वजह से उसे ठंड भी लग रही थी, मगर जोरों से आ रही नींद उस ठंड पर भारी थी। खुद में ही सिमटी हुई लाली थोड़ी ही देर में थकान की वजह से गहरी नींद में सो गई। आधी रात बीती होगी कि एक साया धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि पगली माई ही थी। उसके हाथों में एक फटी पुरानी सी गर्म चादर थी। उसने लाली को सिर से पैर तक उस चादर से ढांप दिया। इस वक्त उस पगली माई की आंखों में कोई पागलपन नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मां की ममता छलक रही थी। सुबह उठकर लाली वहीं कुछ दूरी पर नाश्ते के लिए चली आई। नाश्ता करके वो एक बार फिर से नरेन के हॉस्टल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे पगली माई के पास एक शख्स दिखा। फिर उसने एक जानी पहचानी रौबदार आवाज सुनी, ए माई, तूने यहां इस लड़की को आते जाते देखा है क्या? वो आवाज सुन लाली का दिल जैसे थक से रह गया। हे भगवान, ये तो नंजी। उसकी आंखों में डर उतर आया था। सुबह की ठंड में भी चेहरे पर आया पसीना पहुंचते हुए वो बड़बड़ाने लगी, ये यहाँ कैसे पहुंच गए? और ये तो माई को शायद मेरी ही फोटो दिखा रहे हैं। कहीं माई ने इन्हें सब बता दिया तो? सोचते हुए वो पल्लू से चेहरा ढांक उल्टे पैर वापस सिग्नल की तरफ बढ़ने लगी थी। वो यहाँ से जल्द दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसके कान उधर ही लगे थे। तभी पागल माई की बौखलाई सी आवाज आई, इस शहर में सब किसी ना किसी की खोज में ही आते हैं, लेकिन कोई भी किसी को मिलता नहीं। कहकर उसने एक जोर का ठहाका लगाया। नंदराय ने उसे गुस्से से पकड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? उसे समझ में आ गया था कि ये कोई पागल औरत है। इससे कुछ भी जवाब पाने की उम्मीद करना बेवकूफी है। उसने एक झटके से माई का हाथ छोड़ा और वहीं गुस्से में खड़े खड़े अपने साथ आए हुए आदमी से कहने लगा, पता नहीं उस लड़की को इस जमीन खा गई या आसमान निकल गया। बस एक बार मिल तो जाए, सीधे नरक में भेजूंगा उसे, ताकि वो उल्टा फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। ये सुनकर लाली ने अपने कदम कुछ और तेजी से बढ़ा दिए, लेकिन लाली जैसे ही सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक कार ब्रेक की जोरदार आवाज के साथ उसके ठीक सामने आ रुकी। साथ ही अंदर से गुस्से में भरी हुई ड्राइवर की आवाज आई, ए लड़की, मरना है क्या? लाली ने ड्राइवर से माफी मांगने के लिए जैसे ही गाड़ी की तरफ देखा, तभी पिछली सीट से आवाज आई, अरे लाली, तुम यहां? लाली ने अपना नाम सुना तो चौंक कर पुकारने वाले को देखा। साथ ही उसने एक नजर पीछे मुड़कर नंदराय पर भी डाली कि कहीं वो उसे देख तो नहीं रहा। सामने वाली कार की पिछली सीट पर
और कोई नहीं बल्कि पाहूजा साहब थे। लाली से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। पाहूजा साहब ने उससे कहा, आओ अंदर बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है हम छोड़ देंगे। लाली ने मना करते हुए धीरे से कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। लेकिन पाहूजा साहब ने पिछला दरवाजा खोलते हुए फिर कहा, अरे आओ भी, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे कम से कम इतना तो करने दो। लाली को उस वक्त नंदराय से बचने का बस वही रास्ता दिखा। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। पाहूजा साहब ने उसे यूं खामोश देखा तो फिर पूछने लगे, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम यहां बंबई में कैसे, और तुम्हारा सामान? गाड़ी चल पड़ी थी, पर लाली की नजर अब भी पीछे थी। पाहूजा साहब ने उसे बार बार पीछे मुड़ते हुए देखा तो बोले, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी की तलाश में हो। वैसे तुम यहां रह का रही हो? लाली ने कभी पीछे नंदराय को तो कभी पाहूजा साहब को देखते हुए कहा, मैं यही फुटपाथ पर ही रहती हूं। ये सुनकर पाहूजा साहब चौंक से गए। उन्होंने एकदम से लाली का हाथ पकड़कर कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूं। पाहूजा साहब का इस तरह से उसका हाथ पकड़ना लाली को बुरा तो बहुत लगा, मगर अभी वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि गाड़ी में बैठने से पहले नंदराय की नजर उस पर पड़ चुकी थी और ये बात वो भी जानती थी। और अभी गाड़ी से उतरने का मतलब था सीधे सीधे नंदराय के हाथ लग जाना, और ये लाली कभी होने नहीं दे सकती थी। गाड़ी की बढ़ती रफ्तार के साथ लाली की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ गई थी। वहीं नंदराय उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, वो रे साली। लेकिन तब तक कार आगे बढ़ चुकी थी। कुछ दूर जाकर लाली ने पीछे मुड़ते हुए देखा तो नंदराय ओझल हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और आंख बंद किए कार की बैक सीट से अपनी पीठ टिका दी। लाली का दिल जानता था कि अभी वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर निकली थी। पाहूजा साहब ने उसे ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? आखिर तुम यहाँ बंबई में अकेली बिना किसी सामान के करने क्या आई हो? लाली का आधा ध्यान अभी भी नंदराय में ही अटका था, इसलिए हड़बड़ाहट में उसने वही कहानी दोहरा दी जो उसने उस बदमाश आदमी को सुनाई थी। हालांकि उसकी कहानी सुनकर भी पाहूजा साहब यकीन नहीं कर पा रहे थे। लाली के माथे का सिंदूर उसके शादीशुदा होने की निशानी थी, और उसने बताया कि उसका घर परिवार सब बाढ़ में तबाह हो गया। तो कोई लड़की अपने पति को ढूंढना छोड़कर यूं काम की तलाश में बंबई क्यों आ जाएगी? पाहूजा साहब को यकीन हो चला था कि लाली उनसे कुछ तो छुपा रही है, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। लगभग आधे घंटे बाद उनकी कार एक आलीशान बिल्डिंग के पास जाकर रुकी। वो पाहूजा साहब का ऑफिस था। उन्होंने लाली से कहा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में लौट कर आता हूं। लाली ने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी और पाहूजा साहब वहां से चले गए। ऑफिस जाकर पाहूजा साहब काम में ऐसा फंसे कि वो ये भूल ही गए कि उन्होंने लाली को कार में ही छोड़ दिया है। 12 बजे के निकले पाहूजा साहब शाम को जब सारे काम निपटाकर वापस कार की तरफ लौटे तो लाली को बैठा देखकर चौंक से गए। फिर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वो लाली के बारे में कैसे भूल गए। उन्होंने देरी के लिए लाली से माफी मांगी और वहां से वो उसे लिए अपने घर की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद जब कार रुकी तो लाली ने देखा वो एक बहुत बड़े से बंगले के सामने थी। इतना बड़ा घर! लाली आंखें फाड़े हुए उस बंगले की खूबसूरती देखने में खो सी गई थी। तभी नौकर ने दरवाजा खोला तो वहीं खड़ी मिसेस पाहूजा यानी लतिका जी पाहूजा साहब को देखते ही कहा,
कहाँ रह गए थे आप? पार्टी का कितना सारा काम बाकी है और आप हैं कि। उनके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए जब उन्होंने पाहूजा साहब के साथ एक बेहद कम उम्र और खूबसूरत लड़की को आते हुए देखा। लाली ने लतिका जी को देखकर दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय उसे एकदम से नजरअंदाज कर दिया। पाहूजा साहब ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे सारे काम निपटा दिए मैंने, उसी में तो इतनी देर हो गई। कहकर उन्होंने लाली से कहा, आओ अंदर चले लाली। ये सुनकर लतिका जी ने कुछ गुस्से से मगर धीमे लहजे में कहा, क्या करूं मैं इस आदमी का? फिर से एक नई लड़की उठाकर ले आए। लतिका जी की बात लाली के कानों में ऐसी चुभी जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर उसके कानों में उठेल दिया हो। हे भगवान, क्या मैं फिर कोई नई मुसीबत में फंस गई हूं? लाली के मन में बरबस ये सवाल कौंधने लगा। लाली को लतिका जी की बातें परेशान कर गई थी। वो अपनी सोच में गुम पाहूजा साहब के साथ चली जा रही थी। तभी उन्होंने एक कमरे के सामने पहुंचकर लाली से कहा, अंदर आओ लाली, ये खास कमरा तुम्हारे लिए, तुम यहीं आराम करो। लाली ने जैसे ही अंदर कदम रखा, कीमती कालीन पर उसके पांव कई कई इंच धंसने लगे थे। खुद को संभालती लाली अंदर चली आई थी। उसने चारों तरफ घूमते हुए कमरे की एक एक चीज देख डाली। ये वाकई बहुत खास और खूबसूरत कमरा था। उसने धीरे से पाहूजा साहब से पूछा, ये किसका कमरा है? उसके पूछने पर वो अजीब से खोए हुए अंदाज में बोले, ये कमरा मेरे खास मेहमानों के लिए है। कहकर उन्होंने लाली की बाह पर अपनी हथेली फेरते हुए थपथपाया। लाली 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी सर, मैं तो कहीं भी रह लेती। पाहूजा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है लाली, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर भिजवाता हूं। कहकर वो वहां से चले गए, जबकि लाली सोच में डूब गई थी। पाहूजा साहब का उसे यूं बार बार छूना उसे अजीब सा एहसास दे रहा था। थोड़ी ही देर में एक नौकर खाने की ट्रे लिए उस कमरे में चला आया। ट्रे में एक से एक खाने की चीजें थीं। लाली एक बार फिर सोच में पड़ गई। ये खास मेहमानों वाला कमरा मुझे दिया, ऐसे तरह तरह के पकवान भिजवाए हैं, आखिर क्यों? कोई किसी अनजान के लिए इतना करता है क्या? उसके दिमाग ने जैसे फिर से उसे किसी खतरे का सिग्नल दिया। ये सब सोचते हुए भी उसने पेट भरकर खाना खाया। आखिर इतने दिनों बाद उसे ढंग का खाना और नरम मुलायम बिस्तर मिला था। लेकिन साथ ही साथ उसका मन पाहूजा साहब के एहसानों पर शक भी किए जा रहा था। क्या मुझे यहां से अभी के अभी चले जाना चाहिए? ये जगह भी मेरे लिए सही नहीं लग रही, लेकिन मैं यहां से जाऊंगी भी तो कहां? बाहर वो नंदराय मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अब तो मैं उस पगली माई के पास भी नहीं जा सकती। कहीं पाहूजा साहब भी वैसे ही किसी कारोबार में तो नहीं? ये सोचते हुए उसके दिमाग में वो कोठे वाला आदमी घूमने लगा था। आखिर ये भी तो मुझे उसी इलाके में मिले थे जहां उस चंदाबाई का कोठा था। इसी उधेड़बुन में रात के 12:30 बज चुके थे। लाली की आंखें धीरे धीरे बंद हुई जा रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कच्ची नींद में सो रही लाली एकदम से चौंक कर उठ बैठी। इस वक्त कौन हो सकता है? उसकी हिरनी सी आंखों में एक अनजाना सा डर उतर आया था।